हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से पहले तक पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। बट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक। सो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल में हम अगर देखो क्वांटम नंबर की nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो एनर्जी उस ऑर्बिटल की उतनी ज़्यादा होगी। कब? जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। ठीक। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमें ये जो दिख रहा है इसमें क्या है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एनर्जी बढ़ गई। ठीक। और एन की वैल्यू अगर सेम है तो वहाँ पर एनर्जी सेम हो रही है ऑर्बिटल्स की, है ना। ये किसके लिए है? ये ग्राउंड स्टेट के लिए, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक। बट हम जैसे ही एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि देखो इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो उस केस में हम उसे कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो जैसे ये दो डीजनरेट ऑर्बिटल हो गए, जैसे यहाँ पर 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बट जैसे ही हम एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करते हैं तो ये डीजनरेसी खत्म हो जाती है। मतलब 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंट हो गई और 3s 3p और 3d की एनर्जी भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक। तो अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि देखो यह दो चीज़ काम करती है कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक चीज़। और सेकंड बात होती है एस पी और डी में अगर बात करें तो एस की एनर्जी सबसे कम होती है, देन पी की एंड देन डी की। पहले आपको ऊपर वाला क्राइटेरिया लगाना है एंड देन एस पी डी वाला लगाना है। ठीक है। तो ऐसे ही सेम क्या हुआ 1s और 2s में 2s की एनर्जी ज़्यादा। अब 2s 2p और ठीक है 2s और 2p में कौन ज़्यादा होगा, 2p ज़्यादा होगा, इसलिए 2p ऊपर हो गया। 3s 3p 3d में देखो n की वैल्यू सेम है लेकिन एस पी डी में इस तरह से ऑर्डर इंक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिख रही है कि 4s की वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो आपको 3d और 4s में ध्यान रखना है कि 4s की एनर्जी कम होती है। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक और रूल काम करता है, दैट इज n प्लस एल रूल। देखो अब 4s के लिए n प्लस एल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0, है ना। और 3d के लिए n प्लस एल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो 3p तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सेम चलता है। लेकिन 4s और 3d की जब बात आई तो वहाँ पर n प्लस एल से हमें चेक करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कम वो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम रहेगी। अब एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि देखो यहाँ हमने n प्लस एल, अब अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में जो n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसका हम एनर्जी कम देंगे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनर्जीज की बात। अब हम ऑर्डर की अगर बात करें, एनर्जीज ऑफ ऑर्डर की बात करें तो ये देखो ये ऑर्डर होता है जिसमें 1s ये डीजेनरेट ऑर्डर किसके लिए, ये हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है। बट जैसे ही हम चेंजेस करते हैं, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करेंगे तो डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और डीजेनरेसी के खत्म होने से क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा अब 1s सबसे पहले, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, है ना। और अब 3d और 4s में कौन आएगा, पहले 4s आएगा एंड देन 3d आएगा। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी जब करते हैं ना तो वो लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं। तो वो जब 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात आएगी तो पहले 4s में फिल करेंगे, उसके बाद हम 3d में फिल करेंगे। क्या आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा ना। तो आगे चलते हैं। आप देखो अब कुछ टर्म्स होती है, ठीक है, जिसको हम जनरली हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मतलब जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव तो जो चार्ज होगा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अब क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में और भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश करेंगे, मतलब शील्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को जो है कम झेलना पड़ेगा, है ना।
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करना, बचाना इज टर्म्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब इस शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम होने से क्या होता है कि साइज जो है वो ऑर्बिटल का बढ़ जाता है। तो अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे कहाँ काम में आता है, तो हमने देखा है कि जब हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ना। साइज़ के डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो साइज़ क्या होता है, कम होते जाता है। हाँ, बट अगर कभी हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो उस केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है कि साइज़ जो है बढ़ता है। ठीक है, साइज़ बढ़ता क्यों है, क्योंकि उसमें एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। शेल ऐड होना मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है और ये शेल ऐड होते जा रहा है। तो क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए तो अच्छा हुआ ना कि उसको अब अट्रैक्शन कम मिल रहा है, तो इसलिए भी क्या होता है, साइज़ जो है वो, इसलिए भी साइज़ बढ़ता रहता है। एक तो ऑर्बिटल शेल इंक्रीज हो गया तो बढ़ गया, और दूसरा क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो गया, इसलिए भी साइज जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो एस ऑर्बिटल है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के। अगर हम एस पी डी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम 3s 3p और 3d की बात करें, ठीक है, ये सेम शेल में, तो अब इस केस में क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है एज़ कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल, और जो पी ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है एज़ कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो 3s में इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 3p इलेक्ट्रॉन, और जो 3d इलेक्ट्रॉन होगा उसको कम करना, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 3p इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए, 3s 3p और 3d। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि s में सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, देन p एंड देन d। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है शेप ऑर्बिटल का, है ना, ये सिंपल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर डी ऑर्बिटल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और एफ ऑर्बिटल में इस तरह से छः हो जाते हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि वो लूजली बाउंड हो रहा है ना, किससे, न्यूक्लियस से। अब देखिए कि यहाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि n+l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि 3d एंड 4s, तो n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी एनर्जी उसकी कम होगी। ठीक है, और हम बात करें कि एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, अगर हम बात सेम सबशेल में अगर बात करें, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हम 2s की बात करें अलग अलग एटम के लिए, ठीक है, तो जब अलग अलग एटम के लिए 2s की अगर बात करेंगे तो ये देखो, हाइड्रोजन का 2s की एनर्जी सबसे ज़्यादा, लिथियम की 2s की एनर्जी कम। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो है 2s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम होती जा रही। ठीक है, समझ में आ गया। सेम ऑर्बिटल अगर है और एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा देखो कि ये टेबल है जिसमें n l और n+l की वैल्यू से पता चल रहा है हमें कि किसकी वैल्यू मिनिमम। देखो 1s 2s 2p में तो कोई इशू नहीं है ना, उसमें तो देखो सब 1 2 3 n+l की वैल्यू भी मिनिमम आ रही है। लेकिन जब हम और नीचे जाएंगे तो 3s 3p में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 4s और 3d की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे 3d की n+l वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पहले 4s में जाता है। अब 4p की बात करें तो 4p की जो n+l वैल्यू है वो 3d के बराबर है। तो हम किसको लेंगे, तो हमने देखा था कि जिसकी n की वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए हम 3d और 3p में 3d की एनर्जी को कम मानते हैं और 4p की एनर्जी को ज़्यादा मानते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। देखो ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए दो प्रिंसिपल काम करते हैं। फर्स्ट इज अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और एक और होता है दैट इज
हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इस फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम को, मतलब ये तीन जो प्रिंसिपल है, अवबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, अवबाउ, हुन्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये तीनों को हम नेक्स्ट लेवल लेक्चर में कवर करेंगे। सो कोई भी आपको, जब तक कि आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।